बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। आज भी कोयटा में बैठे हुए मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब उनकी दादरसी के लिए आएँ, उनके साथ बैठ के बात करें ताकि वो अपने पैरों की तदफीन कर सकें। अब तक की इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने जितने भी वफूद भेजे हैं और वहाँ पर बैठी हुई क़यादत जो है उसने इनकार कर दिया है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे हम इनकी तदफीन नहीं करेंगे। हालांकि वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के अंदर भी उन पर यह कहा है कि हमेशा से उनके साथ खड़े रहे हैं और आइंदा 4-5 दिन में वो ज़रूर दौरा करेंगे। क्यों वज़ीर आज़म नहीं आना चाहते और क्या वज़ीर आज़म को आना चाहिए, यह है आज का मौजू। और साथ ही हम जिक्र करेंगे अमेरिका की सूरत हाल का कि आज फैसला कुन मरला है कि ट्रंप रहेंगे या आसानी से इक़्तिदार जो बाइडन को दे जाएंगे या उनके रास्ते में क्या क्या कांटे बिछाते हुए चले जाएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे साबिक़ अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की आज बरसी है, उनकी शख्सियत और उनके दौर में जमात इस्लामी की। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब आज भी हमने मनाजर देखे हैं, मुज़ाकरात कल भी हुए, आज भी हुए, कायदीन गए, वज़रा गए, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में वजाहत की कि उनके एक फ़िक्र को लेकर किस तरीके से उसके साथ प्ले किया जा रहा है। अली ज़ैदी भी गए, उससे पहले आपके शेख रशीद साहब का मिशन नाकाम हुआ। वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए। देखें, जब सब जाते हैं तो उन्हें भी जाना चाहिए और उनको कोई ज़ाती नॉट में नहीं रखनी चाहिए। उनकी डिमांड है तो चले जाएं। लेकिन मैं पहले दिन से इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को इस लेवल पे लेके चला जाया जाए कि फिर आपसे कुछ हासिल ना हो सके। इसी एटीट्यूड ने हुआ ये है कि एक वक्त ले आए हम कि अब वज़ीर आज़म से नीचे कोई मसला हल नहीं हो सकता या आर्मी चीफ से नीचे कुछ, आर्मी चीफ से नीचे मसला हल नहीं। मैं जिस वक्त सर्विस ज्वाइन की थी तो मेरे एक बॉस ने कहा था कि देखो, तुम्हारे तक कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जब मसलाकत तुम्हारे यहाँ, जब तुम एक्शन से नाकाम हो जाओ तो फिर मेरा लेवल मुज़ाकरात का है और मेरे लेवल पे मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो फिर हम किसी और जगह जाएंगे, फिर किसी और जगह जाएंगे। हमने सुपरविजन का लेवल, शहबाज शरीफ साहब की खास आदत थी कि जहां जुल्म है वहां शहबाज शरीफ पहुंचेगा। आप ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ जुल्म पे पहुंच, हर जगह पहुंचेगा, कोई पहुंच नहीं सकता, नामुमकिनात में से। ये 22 करोड़ लोगों का वतन है। तो शायद हमें इसी चीज की आदत पड़ चुकी है। आज ये जिस वक्त नसीरुल्लाह बाबर ने नेगोशिएट किया था उन बच्चों के साथ जाकर स्कूल बस, तो मेरी नसीरुल्लाह बाबर साहब वहां एक दफा कोयटा आए तो मेरी उनके साथ, मेरी क्या 4-5 और लोगों की बहस हो गई। मैंने कहा अब कोई भी अगवा पाकिस्तान के अंदर होगा तो वजीर दाखिला से नीचे नेगोशिएट नहीं होता। मिसाल बन गई, मिसाल बन गई। इमरान खान को जाना चाहिए क्योंकि अब हमने फैशन बना दिया ना। अब हमने कहा कि बस, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की बात में जो बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है कि जिसके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं, सबसे ज्यादा उसकी एनालिसिस करने वाले हैं, सबसे ज्यादा उसके बारे में जिसे कहते हैं सोल्यूशन देने वाले मीडिया में मौजूद है। कोई सी और जगह कोई सीरियस गुफ्तगू, और ये भी इनका इल्म भी इतना ही है जितना बचपन में वो काफ की परियों और जिन्नात का पता होता था ना, इतना। बलूचिस्तान के साथ जुल्म उस्मान साहब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग या बाकी तीनों सूबों में बैठे हुए जो अफसरान हैं, इनके सामने जब हम फाइलें लेके जाते थे तो उनको बलूचिस्तान के बारे में उतना भी नहीं पता होता जितना उनको अपने सर्वेंट क्वार्टर के अंदर सर्वेंट के घर का पता होता है। उनको नक्शे से बताना पड़ता। आज आप मुझे पाकिस्तान के बड़े अफसरों से जाके पूछ दे कि तुमने मच्छ देखा है, तुम मच्छ को जानते हो किस जिले में है, तुम्हें पता है कि मच्छ में कौन कौन सी कौमें आबाद हैं, तुम्हें पता है कि मच्छ के अंदर से एक सेटलर पॉपुलेशन होती थी कि जो गुज़श्ता 15 साल से गायब हो गई, चले गई, जिससे जस्टिस अब्दुल कदीर जैसा बंदा पैदा हुआ था। तुम्हें पता है कि उसकी एक ऐसी पॉपुलेशन थी कि जिस पॉपुलेशन ने उसको बैलेंस इक्वेट किया हुआ था। तुम्हें पता है कि उस मच्छ के दोनों पहाड़ों के दरमियान कौन कौन सी इंसर्जेंसीज और कौन कौन से लोग थे और किन किन के कैंप थे जिनको फरारी कैंप किया कहा जाता है। और पूरे रास्ते के ऊपर 1974 से लेके 1977 तक
हर पहाड़ की चोटी पर एफसी की एक पोस्ट होती थी और वो पोस्ट होती थी, उसके बावजूद भी सब कुछ होता रहता था। पाकिस्तान के खसूसन सिर्फ एक आदमी, आज मैंने कॉलम भी लिखा है, सिर्फ एक आदमी किसी न किसी हद तक इंडिपेंडेंटली बगैर किसी तासुब के मेहनत करके लिखता है बलूचिस्तान के बारे में, उसका नाम हबीब अकरम है और मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। सही है। उसके अलावा मैं जितने प्रोग्राम देख रहा था, एक साहब ने दाइश की उठाई हुई थी फुटेज। पहली बात तो यह है कि जब भी कभी कोई इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कोई दावा करती हैं तो सबसे पहले उसका अपना वो बेचते हैं कि ये टीम हमारी गई थी, ये फुटेज है उसकी, और कुछ नहीं, वीडियो सबूत के तौर पर पेश करते। लेकिन नहीं, चूंकि हमने एक पॉइंट स्कोरिंग करनी है। फिर एक आज एक बहुत सीनियर तरीन कॉलम निगार ने एक अजीब गरीब बात की है कि दाइश जो है वो तालिबान और उनके दोनों का आपस में तल्लुकात है, अफगान तालिबान, अफगान। आप अंदाजा करें कि वो लड़ रहे हैं दाइश के साथ। नहीं, उन्होंने तरीके तालिबान की बात ना की हो, तरीके तालिबान और दाइश का नेक्सस तो है। अफगान तालिबान वहां तो लड़ाई जारी है, वहां लड़ाई जारी है दाइश की, और वो इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिकन पैटर्नेज। जहालत राज कर रही है और उस जहालत के अंदर होता यह है कि हम मुनासिब बात भी नहीं कर पाते। अच्छा, और ये सब इंडिया का अमल दखल जो है, इंडिया का दाइश की बात हो रही है तो दाइश के तो सारे क्लू इंडिया से भी मिल रहे हैं। पैटर्नाइजेशन दाइश की इंडिया में हो रही है। दुनिया पूरी कहती है कि इस वक्त अलकायदा का हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया मुंतकिल हो गया। मौलाना आसिम उमर जो कि अलकायदा का हेड है सब कॉन्टिनेंट का, वो इंडिया से बकायदा वीडियोस जारी करता है, आसाम से। अच्छा, उसके अंदर जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं वो भी सबको पता है। नवाए गजवतुल हिंद उनका मैगजीन है जो ऑनलाइन मैगजीन पूरी दुनिया देखती है और इंडिया ने जाया होता है। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया, बहुत उस पर गुफ्तगू होती है। हम लोग, पहली बात तो यह है कि उस डोजियर को आम करना चाहिए ताकि हम लोगों को पता है कि डोजियर है क्या। पहली दफा ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए डोजियर जब कोई मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में देता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद में रखें कि उस डोजियर के बारे में आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप इन बातों को साबित करें। यानी ये लेवल उसी वक्त आता है जब आपके पास तमाम सबूत मुयस्सर होते हैं। तो सबूतों के साथ दिया है। और ये डोजियर की, मैं जहां तक मैंने डोजियर देखा है, डोजियर के अंदर तमाम सबूत जो हैं वो ताजा नहीं है नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत के जमाने के। कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का, मुशर्रफ का है, लेकिन ज्यादातर उन दोनों हुकूमत के जो इकट्ठे हो चुके थे कि जो डोजियर के तौर पे पेश नहीं हुए। हालांकि ये उस वक्त पेश हो जाते तो आज एक बहुत बड़े हम पेशरफ्त हो चुकी होती। उस डोजियर को बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर ये लाजम होता है कि उसके 3 बुनियादी अदारे हैं जिनके पास उस डोजियर को पेश करें। सबसे पहला अदारा जो है वो है जिनेवा के अंदर यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर होता यह है कि आपका डोजियर पेश किया जाता है एंड दी रिस्पॉन्डिंग स्टेट्स का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, जवाब दो, और आपको कहा जाता है कि आप अपने सबूत पेश करें। उसके अंदर आज इसलिए पेश होना जरूरी है कि उसके ऊपर सबसे बड़ी उंगलियां उठ रही हैं उस अदारे के ऊपर कि इसने गुज़िश्ता 15 सालों से 12 ऐसी ह्यूमन राइट्स एक्टिव एनजीओ को रजिस्टर्ड किया था जो जाली थी और जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करती थी। उसके साथ 55 हजार के करीब पेजेस थे जो बनाए गए थे और उन पर फिर इंडियन मीडिया उठाता था। सब इतना शानदार मौका। पहली बात तो यह है कि मैंने, हमारी तो बैचमेट है तमीना जुंजा जो वहां पर बैठी हुई थी, तमीना जुंजा को फौरी तौर पर उस पर कॉल करना चाहिए कि हमारा एक केस आया अक़वाम मुत्तहिदा को। दूसरा यह है कि जिस तरह, क्योंकि डोजियर पेश होते रहते हैं, हम पे बहुत दफा हुए हैं, मसलन आप टुटसी हुतुओं के जमाने में पेश हुआ था डोजियर, साउथ अफ्रीका के डोजियर पेश होते रहे थे और बहुत सारे डोजियर पेश हुए, लेकिन ये डोजियर एक कंट्री की तरफ से पेश हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मुनीर अकरम साहब का बड़ा रोल है। मुनीर अकरम का हमारा पूरा, देखिए डोजियर तो हमारी, देखिए आप कभी अगर कोयटा गए हों और आपको कभी किसी ने ब्रीफिंग दी हो एफसी हेडक्वार्टर में या पुलिस हेडक्वार्टर में या आईएसआई या उसमें, तो आपको के सामने ये सबूत रखते थे और साफी पहला सवाल ये करते थे कि आप ये सबूत पब्लिक को क्यों नहीं दिखाते। पहली बात तो यह है कि पब्लिक को दिखाने का काम फौज का नहीं है, गवर्नमेंट का है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है। तो वो क्या कर रही है? वो दिखाना है। उसके पास उनको डोजियर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो थी ना सर। मसला पता क्या है
कि हम ये सियासत बयानबाजियों से निकलेंगे तो बताओ। दावरे हश्र मेरा नामा अमाल न पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। बात चल निकलेगी जो फिर पाक तक, उससे बड़े बड़े लोग आपके इन्वॉल्व हैं, जिनके साथ आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। अच्छा चलो आगे, अब सूरत हाल ये है कि ये हजारा किलिंग जो हुई है, इस हजारा किलिंग में मैंने कल भी बताया था कि हजारे वहां पर किस तरह के वहां बात हैं। हमने वेल हैंडल किया लोगों को यहां पर आबादी के, दुनिया ईरान में अगर हमारे यहाँ 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज आए हैं तो ईरान में तकरीबन कोई 20 लाख के करीब अफगान रिफ्यूजी आए थे, लेकिन कोई अफगान रिफ्यूजी शहर के अंदर नजर नहीं आता था। बस्तियां बनाई थी, बस्तियां बना, हमने भी बनाई थी, सवाए हजारों के। अच्छा, और उन हजारों के साथ सलूक ईरान में ये था कि मैं एक दफा जिस गली में रहता था, शायरा 10 गर्दी स्ट्रीट जो थी, उसमें एक हजारे ने एक छोटी सी वो रेडी के ऊपर जूते गांठने की एक लगाया हुआ था, सिस्टम लगाया हुआ सिस्टम। मैं अपना जूता लेके चला गया वहां पर, मैंने कहा इसको देखता हूँ, ढूंढना बड़ा मुश्किल। तो उस समय शलवार कमीज में देखा तो उससे पहले तो मेरे साथ उर्दू बोला, पहले से फारसी बोली कि मैं शायद कोई दुरानी हूं या कोई और। तो मैंने उर्दू में जवाब दिया, तो कहता तुम कोयटे से आए? मैंने कहा कोयटे। कहते जल्दी जल्दी भाग जाओ वरना यहाँ से, वरना तुम्हारा आश्चर्य हो जाएगा, मैं यहाँ मजबूर हूँ रहने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। वहां उनको भी उन्होंने बकायदा। एक बात याद रखे उस्मान साहब, जो लोग ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी, खसूसन हजारा का मामला जो है, इन बेचारों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं अगर कभी इस वक्त किसी कौम पे को तरस आता है, इस हजारे पे आता है। उसकी एक वजह, ये दहशतगर्दी से इनके साथ बलूचिस्तान में नहीं हो रही, इनको रिक्रूट करके शाम ले जाया जाता है, इनको रिक्रूट करके इराक ले जाया जाता है, इनको रिक्रूट करके कहां ले जाया जाता है। इनकी ज़ैनबियून वहां से बनाई गई है, वहां उनको वहां मरवाया जाता है, यहां इनको यहां मरवाया जाता है। यानी तकलीफ दे बात है यार वो। और इतने पीसफुल लोग हैं बाद मामलात के अंदर, यानी बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन कारीगर, शानदार किस्म के। हमारा दोस्त है वो जो यहाँ पर आजकल तो लाहौर में उसने बनाया हुआ है आर्किटेक्ट, जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट, एमसीए की पढ़ा, शानदार, लेकिन नहीं। और मेहनत करने वाले, अपने धुन में मगन, हमेशा से अपनी धुन में मगन रहे, लेकिन उसको ऐसा। और ये जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है ना, बलूचिस्तान इज द टेल एंड ऑफ, ये दुम है उस बड़ी इंसर्जेंसी की, उस बड़े मामलात की कि जो लेबनान से शुरू होता है। सही, उसकी आखिरी जो दुम है ना, जब हिलती है तो वो दुम यहां पर भी आके लोगों को करता, और उस वक्त कोई पहुंचता, और वो पूरे का पूरा रीजन है उसमें। उज़्बेकिस्तान, आप सोच सकते हैं जितना कत्लो खारत ताजिकिस्तान में हुआ है। चल दो मैं वो गया था, वो कहते हमें स्वय लाशें, इस कोलाब में, हमें दुशंबे में लाशों के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता था। जो कुछ उज़्बेकिस्तान में हुआ है, जो उसके बाद आगे तुर्कमानिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ है, फिर आगे आ जाए तो नीचे आ जाए तो उसका जो कुछ शाम में हुआ है, जो कुछ इराक में हुआ है, जो ये टेल एंड है बलूचिस्तान जो है, इस टेल एंड का। और इसके साथ इंडिया उसके अंदर दाखिल हुआ, और इंडिया जब वो दाखिल हुआ है तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये बात इनको बतानी चाहिए। ये डोजियर के अंदर भी मौजूद है बात ये, कि जिस वक्त इन दोनों की आपस में कोलैबोरेशंस थी, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी, लश्कर जंगवी की भी, BLA की भी, और इंडियन, क्योंकि सानों को इंडिया फाइनेंस करता था कि सुन्नी मरेगा तो BLA कहेगा हमने मारा, शिया मरेगा तो लश्कर जंगवी कहेगा तो हमने मारा। अब चूंकि लश्कर जंगवी की कोई आउटफिट रह नहीं गई, मामला रह नहीं गया, अब वो जाहिर बात है मारा तो गया। अब मुझे सिर्फ कुछ एक सवाल मैं पूछता हूं, मुझे ये बताएं, सारे कहते हैं कि उनको कोई लोकल वहां पर पनाह मिली होगी, आप मुझे बताएं उस लोकल इलाके में रह कौन रहा है? उस लोकल इलाके में सातकजई रह रहे हैं, उस लोकल इलाके के अंदर कुर्द रह रहे हैं, उस लोकल के अंदर उधर शावानी रह रहे हैं, उस लोकल के अंदर बंगलदई रह रहे हैं। ये पूरा इलाका बलूच इलाका है। सही बात, ठीक। और उसके अंदर आप अंदाजा करें, पहाड़ के अंदर पैदल जाना, सड़क है ही को नहीं, जीप वहां नहीं जा सकती। आपने कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये, आप वहां पर कोई मदरसा नहीं है, ये वो इलाका है कि जहां किसी किस्म की कोई, इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी ने उनको कहीं ना कहीं किसी जगह पे किसी कैंप में पढ़ा दी है। सही।
और वहां पर बड़ी बड़ी गारें हैं उनके इलाके के अंदर। चले जी, बड़ी तफसील से आपने रोशनी डाली क्या किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब उम्मीद है कि जल्द जाएंगे और मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अमेरिका में क्या आज फैसला कुन दिन है, क्या हो सकता है, ट्रंप क्या वाकई को रुकावट पैदा करेंगे, ये बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है अमरीकी रियासत जॉर्जिया सेनेट की 2 नशिस्तों पर नजरें हैं, और जो कंट्रोल है वाने बाला को उस हवाले से एक जंग है जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान है। इस वक्त अक्सरियत है रिपब्लिकन की, और एक सीट अभी भी जीती है डेमोक्रेट्स ने। और आने वाले अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, और यह सब जिक्र कर रहे थे कि पहले तो हम ये कह रहे थे कि 6 जनवरी से पहले कुछ ना कुछ काम खराब करेगा। अंदाजा हो गया था कि अब सूरत हाल जो है वो बदल जाएगी, परसों बाइडन के काबू में आ गई। नहीं, कैसे बदलेगी? मैं देखिए, तोते की जान, तो उसकी जिन की जान तोते के अंदर होती है। हवा मुर्ख बादनमा। सऊदी अरब ने जब खोली है ना सारी की सारी उसकी पोर्ट्स कतर की, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि अब ट्रंप जो है वो उसकी आखिरी फेलियर आ गया। वो तमाम रिपोर्ट्स जो दम तोड़ गई थी कि ये सूरत है। अब सारे का सारा जो लॉबीज का इन्फ्लुएंस जो है वो बाइडन के ऊपर, क्योंकि दुनिया पूरी दिख रही थी कि ये कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जो हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप की जो वीडियो लीक आउट की है, ऑडियो लीक आउट की है, हाँ, धमकी वाली कि तुम 11,000 वोट इकट्ठे करो और ये करो, वो सारा कुछ ऐसे। देखिए, इस वक्त ट्रंप आखिरी ये करना चाहता है कि सेनेट का कंट्रोल हासिल कर सके। सेनेट का हमेशा कंट्रोल जो है उनके पास रहा है, रिपब्लिकन्स के पास, और डेमोक्रेट्स को हमेशा वो मसला बनाते रहे जब भी वहां है। सेनेट ही वो जगह है कि जहां से पार्टी वोट जो है वो बनता था, तो उसके बाद आप लैंडस्लाइड विक्ट्री को बदल सकते थे उसके साथ। सेनेट में इस वक्त तकरीबन 100 सीटें हैं, हर रियासत की 2 वोट होते हैं। इस वक्त जो जॉर्जिया वो जगह था कि जॉर्जिया का कानून ये है कि आपको 50% वोट लेने जरूरी है। अगर आप 50% से कम लेंगे तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, दोबारा इलेक्शन होगा। तो 50% वोट जो थे इन दोनों कैंडिडेट्स ने नहीं लिए थे इस दोनों सीटों पे। तो अब 5 जनवरी की सुबह को, आज तकरीबन रात हो गई है, सुबह होने वाली है, अभी तक काउंटिंग जारी है, 98%। उनमें से एक जो सीट, इसमें मैं बता दूं कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास 46 वोट हैं, और एक जो जीता है उसको मिला के उनके 47 वोट हो जाते हैं। ठीक है। 2 हैं आजाद, जो कहते हैं कि हम, अच्छा, जो दूसरी सीट है ना उसमें भी डेमोक्रेट आ गया है, तो मिला के 0.39% आगे है, और 17,000 वोट आगे, और 1 लाख वोट अभी काउंटिंग में रहता है। हाँ, ट्रेंड तो ये बता रहा है, ट्रेंड ये बता रहा है, लेकिन नहीं, मैं अभी देख रहा था हो जाएंगे ऊपर नीचे यूं हो रहा है। अच्छा, 2 हैं जो कहते हैं हम डेमोक्रेट को वोट देंगे, उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन वो अभी तक वोटिंग के वक्त आएगा। इनके बन जाएंगे डेमोक्रेट्स के 47, ट्रंप के पास ऑलरेडी 50 वोट्स हैं। ठीक है। तो ट्रंप को सिर्फ 1 सीट चाहिए जीतने के लिए, अक्सरियत के लिए, ये जो सीट है, अगर ये जीत जाता है तो सेनेट पे उसका कंट्रोल आ जाता है। ठीक है। उनको 2 इंडिपेंडेंट वोट भी चाहिए, तब वो ट्रंप के बराबर आ जाएंगे, 50। फिर अमेरिकन कानून ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो अपना कास्टिंग वोट डालेगी। कमला हैरिस जो है कमला हैरिस जो है वो इस वक्त कास्टिंग वोट डालेगी। उस कास्टिंग वोट के भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन वो बहरहाल एनी डल जाएगी, वो बन जाएगा सारा कुछ। और इसी दौरान आज इलेक्टोरल कॉलेज ने भी ये साबित करना है कि ट्रंप जीता है या जो बाइडेन जीता है, जो कुछ भी है, फाइनल वोट, क्योंकि जाहिर बात है असल तो वोट उनका है, क्योंकि बेसिकली तो वही आके साबित करें। लेकिन वो ट्रंप अपनी पूरी की, इसलिए कि ट्रंप ने गुज़िश्ता कोई 6-7 दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि अगले 4 साल के बाद तैयार हो जाओ। लेकिन इस सारे क्राइसिस के अंदर ट्रंप को हराने में जिस चीज ने किरदार अदा किया था वो ये था अमेरिकन पुलिस की एट्रोसिटीज। और हम भी आज इसी बात को रोना रो रहे हैं, लेकिन हमारी कौम उस तरह बिहेव नहीं करती जिस तरह अमेरिकन ने किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का रवैया वैसा ही है।
आज एक अटर्नी है, एक शहर था कैंसा, उसके अंदर एक काले को एक अमेरिकन पुलिस वाले ने पकड़ा और उसको लेके आ रहा था, तो वो उसने आके उसको मारा, 3 गोलियां मारी और फिर वो अस्पताल चला गया। सही। 3 बच्चों के सामने। उसके ऊपर आज डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने, पहले अटर्नी की पावर्स क्या, फिर अटर्नी को सुनते हैं। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने ये कहा है कि इसके खिलाफ हम कोई केस अदालत में लेके नहीं जाएंगे। अमेरिका के अंदर कानून ये है कि अगर रोरिया मकबूल जान ने एक कत्ल किया है और उसका कुछ सबूत नहीं है या कम सबूत है और अटॉर्नी ये लिख देता है कि ये केस तो अदालत में नहीं जाएगा, अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, तो उस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। जी। और अच्छा, उन्होंने कहा जी हमने खुद अपनी हिफाजत के लिए, खुद हिफाजती के लिए फायर किया। अब वो कहते हैं उसके पास चाकू था और उसने बकायदा हॉस्पिटल के बेड से भी उसने बात की कि मेरे पास तो कोई चाकू नहीं, अगर चाकू है तो पुलिस साबित करे। और चाकू भी अगर है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो सेल्फ डिफेंस का कानून ये कहता है कि आप चाकू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गन इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाकू के बदले में चाकू उतनी ही फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी फोर्स मुकाबले के पास, अगर मुक्का है तो मुक्का इस्तेमाल करेंगे। ये इस मामले के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज हो रही है वो ये है कि आज कालों की एक दफा फिर बहुत बड़ी रैली निकली है जॉर्ज फ्लॉयड की तरह, और उसने कहा है कि अमेरिका में 3 तरह के कानून हैं। नंबर 1 कानून ये है जो कालों के लिए है, नंबर 2 वो है जो पुलिस वालों के लिए है। उसने कहा ये 2 बराबर वो है, एक टोटल निगलेक्टेड, एक टोटल प्रिविलेज, और एक आम शहरियों के लिए है जो कि ना प्रिविलेज हैं और ना निगलेक्टेड है। सही है। ये उसने ये कहा। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में अमेरिकन इस वक्त बहुत खतरे में हैं, जो कि ट्रंप का आखिरी वार है, और वो है कि अमेरिका के तमाम शहरों से धांधली के खिलाफ, जैसा मौलाना फजल रहमान जुलूस निकाल रहे हैं, जब सारे पीडीएम में धांधली के खिलाफ उसने लोगों को वाशिंगटन बुलाया और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इस वक्त मीडिया उसको शो नहीं कर रहा, उसको मना किया 126 दिन का धरना तो नहीं करने जा रहे? ये मुझे नहीं पता। 126 लोग बुला रहे हैं वाशिंगटन में, मतलब तो इसे धरने की तैयारी है। वाशिंगटन का काफिले चल पड़े हैं काफी दिनों से। वाशिंगटन का मौसम जो है ये लाहौर से कई गुना ज्यादा सर्द है, बहुत सर्द, शदीद सर्दी होती है वहां पर, और उसके अंदर लोग कहां से आ रहे हैं जहां शदीद गर्मी होती है, मतलब टेक्सास से आ रहे हैं, मेम्फिस से आ रहे हैं, छुट्टियां गुजारने आ रहे हो। नहीं छुट्टियां नहीं, अमेरिका तो निकलता नहीं है, वो तो अपने इलाके से जो टेक्सास वाला टेक्सास हैट पहन के और घोड़े पे चल के इधर उधर घूम कर घामता रहता नहीं निकलता। काफिलों के काफिले जो हैं वो गाड़ियों में उसके अंदर वहां पहुंच रहे हैं। आज जो दिन शुरू हुआ है, आज कल रात तक 2 चीजों की है। एक तो यह है कि कंट्रोवर्सी मुकम्मल तौर पे एंड कर जाएगी और बाइडेन जो है वो मुंतखब सदर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगले 11 दिन, 11 नहीं कितने दिन थे, 13 दिन ट्रंप के इख्तियारात एज अ प्रेसिडेंट रहते हैं। सही। तो जीतने के बावजूद आज सिर्फ उसकी सर्टिफिकेशन होगी। उन 13 दिनों के अंदर ट्रंप क्या प्ले करता है, अगेन वो सूरत हाल मौजूद है। लेकिन एक चीज है कि वो हंगामा कर सकता है। जो बाइडेन के ऑथेंटिकेशन के बाद द पुलिस फोर्स, आर्मी, ये बाकी चीजें ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि अब हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे, हम फलान अगर नहीं करेंगे। इजराइल की पूरी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तौर पे ये काम कर जाए और जाती दफा एक डिस्टर्ब्ड मिडल ईस्ट छोड़ जाए। लेकिन सऊदी अरब ने जितना क्लेवर प्ले किया है, बहुत क्लेवर प्ले किया है। यानी आप इस वक्त सोचें कि कतर के वापस आने के बाद वो जो एक बेसिक शील्ड मिली हुई थी इस पूरी रिफ्ट की, वो खत्म हो गई है। और टर्की को सोचना पड़ेगा कि उसने कहां खड़ा होना है, क्योंकि बेसिकली दौड़ है लीडरशिप की और हेजेमनी की। मैं इसको बिल्कुल इस्लामी दौड़ नहीं समझता। ना मैं अर्दगान को समझता हूं कि वो खलीफा राशिद उतर के आ गया, ना मैं मोहम्मद बिन सलमान को समझता हूं, और ना मैं आयतुल्लाह खामेनी को समझता हूं। अच्छा। कोई खलीफा राशिद नहीं है, सब हेजेमनिक दौड़ है, नेशन स्टेट्स की दौड़ है। नेशन स्टेट के हिसाब से आगे चल रहे हैं अपने अपने इलाके की वुसअत के बारे में। लेकिन इन सब में उम्मत की बात कौन करता है? उम्मत को सारे करते हैं। ज्यादा कौन करता है? जुल्फिकार भुट्टो ज्यादा को करता है। ये बर्दगान हर जगह आवाज उठाता है, सफीर वापस बुलाता है, एक्शन तो लेता है ना। उसकी एक वजह है। हाँ। सफीर किससे वापस बुलाता है? किससे वापस बुलाता है? बांग्लादेश में फांसियां होती हैं, इसराइल से क्यों बुलाता है?
इसराइल से क्यों नहीं बुलाया? इसराइल से तो अब दोबारा शुरू हुआ। नहीं, क्यों नहीं बुलाया था? देखिए, नहीं बुलाया। खत्म थे सिफारती ताल्लुकात। बिल्कुल खत्म नहीं, कभी भी नहीं, एक दिन के लिए भी खत्म नहीं रहे। मैं आपको आपका ट्रेड बताऊं उसका कितना है? चले खैर, लंबी बहस हो जाए। देखिए वो ठीक है, एक सिंबल तो है ना रेजिस्टेंस का। अर्दगान की खिलाफत जो है वो खिलाफत उस्मानिया तक महदूद है। वो उस्मानियों को सर कश्मीर पे कौन बात करता है? करते, मैंने कहने कब का है? बर्मा पे भी बात बिल्कुल, बात करने से क्या होता है? आप बात तो सारी दुनिया करती है। अच्छा। असल मतलब ये कि आप कहां खड़े हैं। अवाम मुद्दा इतने बड़ी डिबेटिंग सेट आप जाकर तकरीर करके आ जाए, आपने क्या किया? आप वो बात सही कहते हैं शामी कि आप तमाशा देखते हैं, शाम में आग लग जाती है, जिस जगह आपका इंटरेस्ट होता है वहां जाके आप उसको इलाके को फतह करके वहां तुर्की का झंडा भी गाड़ देते हैं, ठीक, और बाकी पनाह देते हैं और कहते हैं हमने इतने लोगों को पनाह भी दिया। कतर भी पनाह देता है। इतना सा मुल्क शाम का है, आपने उसका जो इलाका है हलब के ऊपर जो कोई इलाका है जहां आपने जाके कुबानी का इलाका जहां कुर्दों का मसला आपने कुचल के रख दिया शाम को, आप क्यों नहीं निकले आगे तक? ये तो पड़ोस है ना आपका। सर तलख पाते ना क्या करे मुझसे, कम से कम मैं उस लीडर को लीडर नहीं समझता जिसके पास ताकत हो और सिर्फ गुफ्तगू करे। आपके पास ताकत है। हम क्यों पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं कश्मीर के बारे में? आपके पास ताकत है, आप बोल सकते हैं। इतना सा मुल्क है बरतानिया, एटॉमिक पावर बना है, फॉकलैंड के ऊपर जाकर फौजें उतार दी थी, उससे क्या हो जाएगा? फौज उतरेगी ना, फौज उतरेगी, आज जंग शुरू हो जाती है, 5 मिनट के अंदर दुनिया पूरी जो पागलों की तरह दौड़ेगी कि खुदा के लिए जंग बंद कर दो, आप न्यूक्लियर पावर हो। पता तो चलेगा कि आप निकल सकते हैं। नहीं, हम तो अमन के दाई हैं, हम तो दे हैं, हमने जिंदगी में कभी एग्रेशन नहीं की, हमने ये की, दुनिया पूरी मरती रहे आपके लिए। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कमाल हदीस है, फरमाया मैं तुम्हें बताऊं मुसलमान की पहचान क्या है? जस्द वाहिद, एक जिस्म, अगर जिस्म के किसी उसको भी कोई नुकसान पहुंचता है तो पूरा जिस्म दर्द से बिलबिलाता है। अगर काबुल में तो अगर मौलाना फरीद खान का तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। मोहब्बत पता नहीं दीन ये है कि सुबह कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो, ये रसूलुल्लाह की हदीस का तर्जुमा है। आप मुझे ये बताइए, ये जिस खिलाफत उस्मानिया की खिलाफत मूवमेंट को हम चीखते हैं, जिसके हम झंडे और फुरेरे लेते हैं, हम गुलाम थे, हमने खिलाफत मूवमेंट चलाई। तुर्की का पहला बजट जो है मुसलमान औरतों के जेवरात से चला। बिल्कुल, कितने जेवर आए तुर्की से? आज भी उस बात तुर्की से कितने जेवर पाकिस्तान के लिए वापस आए? उतना ही कर्ज उतार दो। सफाई वाली कंपनी तो आई ना सर, वो पैसे कमाती है। जंगला बस आई, कब पैसे कमाते हैं सर, बिजनेस है। आपने उसको आपने उनका ठेका खत्म किया, वो तो 3 दिन सफाई मजीद नहीं की उन्होंने अगले दिन। कारोबार तो ठीक है, ही इज हीरो, मुस्लिम अपनी कौम के लिए वो हीरो है। मुसलमान के मुझे भी अच्छा लगता है तकरीर सुन के, वाह 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 सुभान अल्लाह, सो गए। इमरान खान की तकरीर छोटी थी। अच्छा, फिर लीडर है कौन? कोई नहीं है, रियल लीडर कौन? कोई नहीं, ये भी लीडर नहीं है, तो आएगा कहां से? तो इसका मतलब ने वही बात किया है कि जब पीछे खुदा बकरी तमसार, मैं बहुत रोया अल्लाह के समय, मुसलमाना चरा दारंद खारम, मुसलमान इतने जार खार क्यों है? निदा आमद नबी दानी के कौम, आवाज आई कि तुम नहीं जानते हो, दिले दारंद महबूब नदारा, दिल रखते हैं महबूब नहीं रखते। लीडर मैं तो आज भी समझता हूं कि लीडर सैयदना इमाम महदी ही होने, जो इस उम्मत को मुत्तफिक करेगा। और उसकी जो निशानी है वो अल्लाह ताला इतनी वाज़ेह निशानी कि उसके खिलाफ जब शाम से लश्कर निकलेगा तो बैदा के मकाम पर धसा दिया जाएगा। जब वो धसेगा तो लोग पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ेंगे। फिर कोई ये नहीं कह सकेगा ये शिया है, ये सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, और उनके सामने रसूलुल्लाह की हदीस की निशानी मौजूद होगी। तो सिर्फ अब जमाना वो आ गया हुआ कि अब लीडर नहीं, ये सारे लीडर जो है ना खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे, खसो खाशाक की तरह। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में इमरान खान से बेहतर तकरीर करनी है किसी नहीं की। जुल्फ़िकार भुट्टो की तकरीर निकाल के दिखाएं, जो मैं हैरान होता हूँ क्या इब्ने तैमिया बोला है उसके अंदर, ये जो उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के आगाज में किया, इस्लामिक हिस्ट्री को उसने क्या उससे क्या, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। पाकिस्तान फर्स्ट, नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है तकसीम करने का, तो यही है ना।
और जो इकबाल ने कहा था लीग ऑफ नेशन नहीं, मक्के ने दिया खाके जनीवा को ये पैगाम, जमीयत आदम नहीं, जमीयत अक़वाम नहीं, जमीयत आदम, लीग ऑफ नेशन मत बनाओ, लीग ऑफ द ह्यूमन बींग्स बनाओ। हमने नहीं बनाया। वो एक कैफियत जो भाई ठीक है जितना भी हो, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम भी बना, 50 अमेरिकी सियासतें हैं ना, जितना साइज अमेरिका का उतना मुस्लिम उम्मा का है। रूस जो है उसके अंदर 11 यूनाइटेड स्टेट ऑफ इस्लाम बना, 11 टाइम जोन आते हैं रूस के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर भी 11 टाइम जोन आते हैं। अगर ये एक मुल्क बन जाए, आप सोचें, अरबों का तेल आपके पास हो, पाकिस्तान का एटम बम आपके पास हो, मलेशिया का ऑयल और पाम ऑयल और लेदर आपके पास हो, अच्छा उसके बाद तमाम तर एग्रीकल्चर फार्मिंग जितनी भी अफगानिस्तान की ये वो मिनरल्स आपके पास, अमेरिका आपके सामने बेचता क्या है? बदतरीन सूरत ये है कि पूरा यूरोप यूनाइट हो जाता है एक झंडे के नीचे, एक करेंसी के नीचे, एक पार्लियामेंट के नीचे। हम यूनाइट होना चाहें तो टोनी ब्लेयर भी बोलता है और बुश भी बोलता है दे वांट द खिलाफा बैक। वैसे ऐसी शौरी कोशिश तो हुई भी तो कभी नहीं ना, किस दौर में हुई थी? शौरी कोशिश वालों को आप उठा किस कोशिश में हुई थी? आप हिजबुत तहरीक करती है ना, आपने क्या असर किया? नहीं, हर जगह बैन है, हर मुल्क में बैन है। डॉक्टर इसरार साहब भी इसके बड़े, डॉक्टर इसरार साहब तो हिजबुत तहरीक से बहुत मुतासर थे। मैं आप बात करूंगा, ये तो तंजीम है ना, मतलब कोई ऐसा कोई इस्लामी लीडर आया जिसने कोई उसने कोई कोशिश की हो। इकबाल का तस्वर यही था, जमालुद्दीन अफगानी का तस्वर यही था, ये लोग थे ना। हेड ऑफ स्टेट की मैं बात, हेड ऑफ स्टेट तो आप पे हेड ऑफ स्टेट नाफज करती है ना। शाह फैसल के बारे में, शाह फैसल भी था, लेकिन उसके बाद भी देखे ना, जिस वक्त यूरोप ने, जब कॉलोनियल पावर ने आपकी उम्मत को तकसीम किया ना 57 मुल्कों के अंदर, तो उन्होंने पिंजरे बना दिए, हर को कैद है उस पिंजरे, कैद कर दिया। चले देखते हैं ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होता है। इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मरहूम काजी हुसैन अहमद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मरहूम काजी हुसैन अहमद को वफ़ात पाए 8 बरस मुकम्मल हुए। काजी हुसैन अहमद ने जमात इस्लामी को अवामी जमात बनाया, अपना भरपूर किरदार अदा किया, बड़े मुतहर्रिक अमीर थे। आज और ये सब देखते हैं, सिराजुल हक साहब भी बड़े मुतहर्रिक अमीर हैं, लेकिन जो जमात इस्लामी में काजी हुसैन अहमद का दौरे इमारत है, हमेशा मुतहर्रिक हमने उनको देखा और बड़े जोश और जज्बे, जोशीले, और ऐसे लगता था कि वो बूढ़े नहीं, बड़े नौजवान हैं। अच्छा, काजी हुसैन अहमद साहब जो हैं वो मौलाना मदूदी से जमीयत के ज़माने के मुतारफ थे लोग, हम लोगों से सीनियर होते थे, लेकिन जमीयत की मेन लीडरशिप में नहीं आते थे। आपको पता है कि मेन लीडरशिप मनवर हसन साहब थे और पेशावर के नाज़िम शाज़िम रहे, बस वही उसी। लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना मदूदी के ज़माने में ही मौलाना मदूदी ने अपनी जो जमात थी वो मियां तुफैल साहब के हवाले करती थी, और मियां तुफैल साहब हवाले तो नहीं की थी, मियां तुफैल साहब मुंतखब हो गए थे। मियां तुफैल साहब की जो नरम गुफ्तारी और उनका जो धीमापन और उनका जो सारा का सारा सूरत हाल है, कभी कभी मैं सोचता हूँ, मियां तुफैल साहब को देखता हूँ तो मैं कभी भी तशबीह सोचता था कि मैंने कभी अगर कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते तो यकीन ऐसे होते कि आप खुद सोचे कि उनका जो हुलिया बयान किया जाता है वो यह है कि पतले से थे, इतना थे कि बिल्कुल बॉडी के ऊपर जैसे गोश्त ही नहीं होता, बहुत स्लिम से थे, और इसी तरह से मरंजाम रंज और सादार। और मैंने मियाँ साहब के घर से खाना आता देखा, वो भी तो सादा साहब। काजी हुसैन अहमद का जोशो खरोज था वो मैं उसको हज़रत उमर के साथ किसी न कर सकते तस्वीर, वसी, फोर्सफुल, कायद की सूरत हाल, आगे बढ़ना, यानी ये नहीं होता था कि आंसू गैस में काजी हुसैन से पीछे आगे चल रहे। और आज भी बड़ी वायरल तस्वीर है कि फैजुल हसन चौहान साहब ने कांधा पकड़ा हुआ काजी साहब को, जो शलियानी जिसमें वो एसी था पिंडी का, उसके बाद फिर काजी साहब ने सबसे बड़ी बात ये की कि जो जमात इस्लामी की दावत थी ना क्रॉस कंट्री, अब देखें नजमुद्दीन अरबकान के साथ जो काजी साहब के जलसे कमाल के जलसे थे, इस्तांबुल में जो बहुत बड़ा जलसा होता है काजी साहब के थे। फिर काजी साहब बोस्निया तक गए, काजी साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल में बहुत इन थे, काजी साहब कश्मीर के मामले में बहुत इन। पर जमात इस्लामी में जितना जहाद किया है इन दोनों काजी साहब के जमाने में किया, और काजी साहब की रिस्पेक्ट हर जगह थी, कश्मीर में भी थी और अफगानिस्तान में भी थी, इवन चेचनिया जैसे मुल्क में काजी साहब की रिस्पेक्ट थी। फिर काजी साहब का चेहरा जो था बहुत नूर था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है कि चेहरा अल्लाह के नूर से रोशन होता है, वो काजी साहब के चेहरे पे आता था। उधर
हुस्न तुर्क थे, नस्लन तुर्क थे। और सादी जो कहता है कि सादिया रोज़े अज़ल हुस्न ब तुर्कां दादन, कि सादी अल्लाह ने रोज़े अज़ल हुस्न तो सब तुर्कों को दे दी। फिर कमाल की बात जो है, जो काजी हुसैन अहमद ने देखा कि काजी हुसैन अहमद जो था दीन के इल्म के साथ साथ, जिस हद तक मैंने काजी साहब को अल्लामा इकबाल को पढ़ते देखा, अल्लामा इकबाल को कोट करते देखा, अल्लामा इकबाल को समझते देखा, उनको अशार के अशार याद थे। और फिर तकरीर में भी और तहरीर में भी और वैसे भी एक्टिव, इस हद तक मैंने जमात इस्लामी का, मेरा ख्याल है एक्टिव, मतलब नमरसन थे, दरवेश आदमी थे, मैं जाहिर शब्द नज़ार थे, पूरी रात इबादत करने वाले लोग थे वो लोग। बहुत अपना हालत ये थी कि कन्वर्सन साहब को जब पहली दफा जमात ने खड़ा किया है नमाज के ऊपर, तो वो खश खा गए थे कि मैं इस मसले पे कैसे खड़ा था। लेकिन काजी साहब का मामला यह था कि काजी साहब जो थे एक वलवला ताज़ा दिया पूरे दिलों को। कमाल, मैंने उनके ऊपर जो कालम लिखा था, उनका नाम लिखा था मर्द कोस्तानी। इकबाल कहता है कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोस्तानी। काजी साहब वाकई एक मर्द कोस्तानी थे। और फिर पॉलिटिकल लेकुमन जिस लेवल का था, उनसे आप दुनिया के मामला पर डिस्कशन कर लें, सर एक पूरी जमात को चलाना। और सबसे बड़ी बात, काजी साहब एक बहुत साहिब हैसियत लोगों में से कारोबार था, और एक दो कमरों के फ्लैट में आके सारी जिंदगी जाते हैं जब तक वो अमीर रहे मंसूरा में। काजी हुसैन अहमद 2 कमरे के फ्लैट में, मुनव्वर हसन साहब एक कमरे में आके रहते। तो बात इस्लामी की ये बात तो है। देखिए, अगर पाकिस्तान में हमारा मीडिया मुतस्सब ना हो तो एक बात वो रोज बयान करे कि पार्टी सिर्फ एक है जिसमें जमहूरियत है, और वो जमात इस्लामी है, कोई और पार्टी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक फर्क है, मारूसियत भी नहीं, मारूसियत भी नहीं, जमहूरियत भी है। वो डॉक्टर साहब कहते थे कभी ये इसको बैत कर लेते ना तो ज्यादा अच्छा होता। चले जी, इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।